ओके, फर्स्ट ऑनलाइन को प्राइस नहीं बस उसकी चेकिंग हो जाती कि वो क्या करना है। अगर तो ऑनलाइन में फर्स्ट करा तो कुछ नहीं, चेक करके दे देते, क्योंकि वहाँ पे चॉकलेट बेचते बेचते पिघल जाएगी ना। नहीं सर, आप उसको बचा के रख सकते, जब वो आएगा तो एक साथ दे देना उसको, मालूम मोशन, मोशन, व्हाट डज इट मीन बाय मोशन? लाइक so any moving object, some car is moving, okay? Sir, like sir, and So if it is on the moving on table road randomly. and there is a tree, so if sir any moving object if position of an object, सर जो चेंज ऑफ उसकी पोजीशन, change of मतलब position of an object with respect to some other object, ठीक है, is called motion. If position of an object with respect, बात ना करो, respect मोशन आएगा क्या संडे टेस्ट to में? other object अगर changes with time, अगर चेंज होती है टाइम के साथ, then the object is said to be in motion. Then the object is said to be in motion. सर अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए इस कार से एक ये रेफरेंस एक्सिस है, तो रेफरेंस एक्सिस में ये 10 है और अभी 20 पर कार है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, वो देख रहा है रेफरेंस पॉइंट से, तो उसने कहा अभी कार 20 पर है। जब मैंने देखना शुरू किया, फिर वो कहता है कि 1 सेकंड बाद ये कार यहाँ पर पाई गई, 2 सेकंड बाद, तो उसने कहा कि इसकी समय के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या ये कार मोशन में कहीं जाएगी? यस सर, So the position of object changes with respect to some other object. Then the object is said to be in motion. Okay. Now, अब जरा देखें कि that is देखिए एक और भी डेफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to time or with respect to some stationary object, with respect to some स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझो, एक बॉडी मोशन में तभी कही जाएगी जबकि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति बदल रही हो। इफ रिपीट करो, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। रिपीट करो, if the position of an object is to be moving in respect to the static if position of an object is a moving बोलो सौम्या। if the position of an object is changing with the time to a stationary object is called with respect to stationary। रिपीट करो,
ऑफ व्हाट सेज फ्रेमिंग नहीं है, बोलो एकलव्य। Yes, sir. Sir, if I'm moving of an object, respect with the stationary. फ्रेमिंग नहीं है। If an object is moving, If the position of object changes with time with respect to stationary object, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु समय के साथ गतिमान है तो उसे गतिमान अवस्था कहा जाता है। That means, फिर से सुनो, if the position of object changes with time with respect to stationary object, then the object is said to be in motion. Repeat करो। Sir, if the position of the object is changing with time, respectively, With respect to, with respect to the stationary object, then it is called motion. then object is said to be in motion. Repeat करो। हाँ। if an object changes position with time with respect to a stationary object, then the object is said to be in motion. बहुत अच्छा बताया निखिल, बेटा आप भी करो। If the position of an object is moving with नहीं respect. क्यों पहले बोल देते हो, बोलो। If an position of an object changes with time and respectively stationary. With respect to. With respect to stationary motion or object. Stationary object. Object is said to be in motion. With respect to stationary object, then the first object is said to be in Motion. पहला ऑब्जेक्ट वो उसे क्या कहा जाएगा, मोशन। ठीक है। देन द बॉडी, क्योंकि पहली चीज को हमने बॉडी कहा था कि नहीं, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब आगे देखिए, इन दिस एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ कार, हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ कार चेंजेस। क्या कार की पोजीशन बदल रही है? पहले ये 20 मीटर्स पर थी और फिर t = 2 सेकेंड्स पर कितने पे हो गई बताओ, 40 मीटर्स पर। तो क्या समय के साथ उसकी पोजीशन बदल रही है? Yes, तो sir. क्या कार मोशन में कहीं जाएगी? किसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल रही बॉय है? के बोलो। जो ट्री के पास बॉय खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, सही बात है। सो पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग। कैसे चेंजिंग है? दैट इज t = 0 सेकेंड पर इसकी कितनी है, 40 मीटर्स टू, पहले कितना थी, 0 सेकेंड पे 40 मीटर थी, और अब फिर कितना है, 2 सेकेंड पे कितना है, 40 मीटर, और 0 सेकेंड पे 20 पे थी। ठीक है, तो चेंज हो रही है कि नहीं? सो कार इज सेड टू बी इन मोशन, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ये किसके रिस्पेक्ट में है? जैसा कि अर्पिता ने बताया, विद रिस्पेक्ट टू y बदल रही समय के साथ, तो कार को स्पीड में कहा जाए, मोशन में कहा जाए। ठीक है, अब जरा देखें ना। मोशन मींस मूविंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग। तो सर अगर बॉय भी मूव कर रहा है तो फिर कार मोशन में नहीं होगी। If the relative distance between two objects changes with time, then मींस अगर Any boy of the भी object चल is रहा है, said to be- कार भी चल रहा है पर वो सेम डिस्टेंस उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बदल रही हो तो भी कहा जा सकता है। तो उस चीज को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अभी हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ मोशन पढ़ा, तो मोशन पढ़ने में एक रुका है, एक चल रहा है। अब हम देखेंगे अगर दोनों चल रहे हैं तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे अभी आगे आने वाला। जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, जैसे दो लोग चल रहे हैं हाँ। साथ में, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम इक्वल है। मान लो दो ही ऐसे चल रहे हैं और दोनों की इक्वल है, देन ऑल्सो इट इज ए काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक बार जब हम रिलेटिव मोशन बता देंगे फिर आप उसमें पूछ लीजिएगा। अभी हम स्टेशनरी पे देख रहे हैं एक बेसिक चीज ना। अब जरा देखिए कि
किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज रेड और ऑब्जर्व इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कार्टेशियन प्लेन में एक रेफरेंस पॉइंट था, वहीं से तो जीरो शुरू होता था। सो बुक में भी लिखा है रेफरेंस पॉइंट पढ़ो, कहाँ लिखा है पहले पेज पे पढ़ो। तो रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइबिंग मोशन, एक्स एंड वाई वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लीनियर मोशन का चैप्टर है। डिस्क्राइबिंग मोशन, सर कहाँ? डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ो। Some motion are coordinate. But it is also called origin. हाँ, सो द पॉइंट लिखो रेफरेंस पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशंस या ऑल मोशंस आर ऑब्जर्व। एक कार इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, दो उधर जा रही है, हम जहां खड़े हैं वहीं से तो सब देखेंगे, तो हम रेफरेंस पॉइंट हुए कि नहीं? फ्रॉम वेयर ऑल मोशंस आर स्टडीड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। सौम्या ध्यान दीजिए, Yes, sir. इसको ओरिजिन भी कहते हैं। रिपीट करो। The point. बोलो। The point from where objects start moving. बोलो। The point where the all motion we read, where from where we read all the motion is called reference point. सो उसको रेफरेंस पॉइंट, चाहे मैं 15 मिनट तक बोल दूं, लेकिन साक्षी और गरिमा वही रिपीट करती है। इंटेलिजेंस ये होगी, ये नहीं कि ऐसे ही हमने बताया कूड़े फेंक दिया फिर ढूंढने क्या बताया था सर मैं ढूंढूं कहाँ, ऐसे नहीं होता। सजा के पेश करती थी। 23rd को सर आपने बताया था, ये बताया था, ये है लीजिए। यहाँ इस तरीके से नहीं कि हम बता रहे हैं फिर पूछ रहे हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है? सो रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हमें मोशन स्टडी करना है? बोलो। ये करेक्ट है, जैसा कि निखिल ने बताया, कल बताया था, आज उन्होंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये उड़ती चिड़िया से ये प्लेन इतने कोऑर्डिनेट पे गिरा। हाँ, तो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए या वेल नोन होना चाहिए। अमेरिका में एक एयरक्राफ्ट गिरा तो हम कहते हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से इस कोऑर्डिनेट पे गिरा, तो सबको मालूम है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो सर पर आपने बताया था कि रिलेटिव मोशन भी होता है, तो हम उस चिड़िया से भी कंपेयर कर सकते हैं। चिड़िया से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें उस पोजीशन की मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी को कंपेयर करोगे तो आप फिर इट इज डूबियस इन नेचर, हमेशा डाउट में रहोगे। कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, किसी न किसी स्टेशनरी से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो इसलिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी वेल डिफाइंड, और इसकी एक और नेसेसिटी है, एंड स्टेशनरी। तो ये चीज है। अब जरा देखिए, रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। मोशन कितने तरीके के होते हैं? रिलेटिव मोशन और स्टेशनरी मोशन, रिलेटिव मोशन, वो कैसे बताते ना, सर्कुलर मोशन और मेन तो दो ही होते हैं सर। हेलो, हाँ फोटो तो हमने खींच लिया है, मैं अभी आधे घंटे में भेज दूँ। अच्छा, तो मैं घंटे पहले तो मैं अभी मैं भेज रहा हूँ, और फिर अभी आ जाओ आप लेके। ठीक है,
motions are of two types. One is rectilinear, other is curvilinear. Okay? Now, motion कितनी तरीके के होते हैं? Two types. रेक्टिलिनियर, So this one straight हो. हाँ बिल्कुल सही, और कर्वी Linear. यानी जो ऐसे ऐसे चले. सो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये कर्व्ड मोशन है. ठीक है? कैसा मोशन है? कर्व्ड मोशन में सर वो जल्दी सर एंड हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन. और ये है कर्व्ड. कर्व्ड में सर्कुलर भी आ जाएगा. Yes sir. अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन इसका एक ही टाइप है. इसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन. कैसा है? One dimensional motion. क्या तूने आफ्टर बात नहीं करो. वन डायमेंशनल मोशन को कितनी रेफरेंस एक्सिस चाहिए? Sir, one time. बोलो. Sir, two. बिल्कुल सही बात. जैसा कि अर्पिता ने कहा, इन्होंने कैसे बता दिया कि इसको सिर्फ एक्स एक्सिस चाहिए और एक ही रेफरेंस एक्सिस चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो फिगर देखा हुआ. ऐसे तो नहीं बता दिया. Sir, क्यों अगर वो right left turn लेता है तो right? तो फिर वन डायमेंशनल कैसे होगा? अच्छा. नहीं एक सेकंड. हेलो. हेलो कैसे? Now, ऐसे जाएगा. नहीं आया. Sir, x axis खाली. अभी हमने समझाया होता तो आ ही जाते. जब समझाएंगे नहीं तो पास. क्या? अभी तो ये देखो, ये एक डायमेंशनल मोशन है. क्या ये लीनियर मोशन है? तो क्या एक्स एक्स डैश होगा? जैसे हम लोगों ने देखा कि कई लोगों ने स्मॉल एक्स और स्मॉल लिखा है. ऐसा नहीं लिखना है. हाँ. X तो इसलिए वन डायमेंशनल मैंने लिखा था स्मॉल. ओनली वन एक्सिस. और वो कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस इज रिक्वायर्ड. जब एक्स ये लिखोगे तो फिर स्मॉल लिखना और वहाँ एक्स एक्स डैश लिखोगे तो एक्स एक्सिस का नाम दिखाया था. जो कर्वीलिनियर मोशन है वो कितने तरीके के हैं? दो तरीके के. ये 1D मोशन है. वन डायमेंशनल मोशन को क्या कहते हैं? 1D मोशन. और दूसरा कौन सा है? प्लेनर मोशन. और तीसरा कौन सा है? मोशन इन स्पेस. तो जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ या ऐसे कोई डॉग चले या काऊ चले तो क्या वो प्लेन पे चलेगी? तो उस केस में कितनी एक्सिस चाहिए? दो. क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस होगी तभी बता पाओगे 2 3 कोऑर्डिनेट पे 4 5 पे पहुंच गई. तो इसलिए 2 डिफरेंस एक्सिस चाहिए. कौन कौन सी अर्पिता? एक्स एंड वाई. Sir, x and y. एक्सिस. और सर अगर कोई फ्लाई कर रहा है तो z है. तो एक्स एंड वाई एक्सिस. और इस मोशन को 2D मोशन कहते हैं. ये जैसे है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ ट्रेन. ट्रेन एक पटरी पे चलती है Yes, sir. तो इसको कैसे दिखाएंगे कि मोशन ऑफ ट्रेन. और ये वॉकिंग मैन, इसकी क्या है? जैसे मैन वॉकिंग ऑन रोड ना, ऐसा ना हो कि सीढ़ी चढ़ने लग गया. वो मोशन इन स्पेस, दैट इज 3D मोशन. सर x y z आ जाएगा. फिर हाइट भी हो जाएगी. x y z. ये क्यों बोलती हो? Z 3 डायमेंशनल मोशन. तो इसमें क्या होगा बताइए? x y Z. So right भी count. एंड z एक्सिस रिक्वायर्ड होगी. ये जैसे मोशन ऑफ फ्लाई, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है Sir. हाउस फ्लाई. समझ में आई बात? तो इस तरीके से रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर. हाउएवर इन आवर बुक वी आर ओनली कंसर्न्ड विद रेक्टिलिनियर एंड प्लेनर मोशन. ये स्पेस 10th में है. दो हमारे में है.
ओके, नाउ देखिए दैट इज, नाउ वी आर स्विचिंग ओवर। ये 9th में है, ये 9th में है, सर्कुलर मोशन है कि नहीं 9th में? यस सर। अब ये 10th में होगा। कैसे लिखना है? लिख लो, सारा लिख लो, क्या पढ़ना है, ये तो प्लान है, क्या पढ़ेंगे 9th में। प्लेनर। प्लेनर भी पढ़ेंगे, तो क्या सर्कुलर मोशन प्लेनर होता है क्या? नो सर। वो लो आप यस बताओ। सर, प्लेनर। अगर कोई एक साइकिल से एक सड़क पे घूम रहा है तो क्या वो प्लेनर मोशन है? यस सर। एक प्लेन ही पे तो घूम रहा है सड़क नहीं, ये प्लेन हुआ कि नहीं जिस पे घूम रहा है? अब जरा देखिए, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सो व्हाट डज इट मीन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? By an object during motion is called path length। इसे क्या कहेंगे? पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ कहलाएगी। जैसे मान लो कोई एक P से Q चला और ऐसे चला, तो इस पे धागा रखो और धागा रख के राइट, वो देखो कितना लंबा है, तो क्या वो पाथ लेंथ हो जाएगी? और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहेंगे? दो अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। पाथ लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब जैसे ये बताओ, वो 3 अलग अलग पाथ से P से Q गया, तो किस केस में पाथ लेंथ सबसे बड़ी है? थर्ड वाले पाथ पे, क्योंकि इसमें धागा रखोगे तो बहुत लंबा निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final point is called displacement। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये 15 मीटर है, तो ये क्या है 10 मीटर है और ये 20 मीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि पाथ लेंथ एग्जांपल के तौर पर, सो PRQ एग्जांपल है कि पाथ लेंथ ऑन ट्रैक 1 इज 15 मीटर हुआ कि नहीं? बोलो। और ये बताओ 3 अलग अलग रास्ते हैं, किस केस में डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है? सेकंड। ऐसा नहीं कह सकते, डिस्प्लेसमेंट यही है। डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा नहीं हो सकता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। पाथ लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी का मतलब है सीधी एक लाइन खींच दो, बीच में जितनी भी गलियां पड़ती हो, बस वहाँ एक झंडा गाड़ो और स्कूल पे झंडा गाड़ो, एक तार बांध दो, वो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वो बदल सकता है? तुम इस गली से आओ या उस गली से आओ या कहीं से भी आओ, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा कभी? सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हाउएवर इफ यू आर चेंजिंग द रूट देन पाथ लेंथ वेरीज। सही है? सो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? 10 मीटर। ऐसा डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट को PQ कहा जाएगा। ये क्या है? P से Q गया, देख लो P से Q, ये वेक्टर साइन कहाँ से कहाँ गया, जहाँ P क्या है इनिशियल पॉइंट और Q क्या है बताइए? फाइनल पॉइंट। तो PQ कितना बताइए?
10 meters. फ्रॉम P to Q, इसे क्या कहेंगे? फ्रॉम P to Q. तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब पाथ लेंथ में कोई डायरेक्शन है? तुम्हारे पापा स्कूटर निकाल के गए, सब्जी ले आए, सामान ले आए, घर आ गए, तरह तरह से घूमे, उसका कोई डायरेक्शन है क्या? No, sir. हर पल बदल रही है। सो पाथ लेंथ हैज नो डायरेक्शन, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज Direction. डायरेक्शन। पाथ लेंथ में क्या है ये? इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? और जबकि इसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और फ्रॉम P to Q, ये डायरेक्शन है कि नहीं? अगर आप ना लिखना चाहें तो टुवर्ड्स ईस्ट भी लिख सकते हो। किधर गया? ये भी लिखो। सर फर्स्ट पार्ट भी तो P to Q ही है. हैं? First- P to Q है, लेकिन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, हर पल तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसकी कोई डायरेक्शन हुई? सर क्योंकि उस डायरेक्शन को भी हम एक मील में हर पॉइंट पे बदल रहा है। तुम ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, हर पल बदल रहे हो, तो क्या डायरेक्शन ऐसे ऐसे दिखाई जाती है क्या किसी चीज? डायरेक्शन तो एक होती है। सो पाथ लेंथ क्या लिखोगे? बोलो क्या पूछती हो? सर टोटल डिस्टेंस के बाद क्या लिखा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ओके, समझ नहीं आ रहा। सर यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट होता टोटल है. डिस्टेंस जितनी तुमने ट्रेवल की है वो पाथ लेंथ है। ये क्या है बताइए? पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितनी है? 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों डेफिनेशन रिपीट करो। The distance traveled by the object is called path length, and the बहुत shortest. एवरेज रिप्लाई है, आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से ये बहुत औसत है। आप बोलो। सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ. वही और- तो मैंने बोला था. Sir, the total distance traveled by an object during its motion is called path length. पाथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। Sir, The the shortest shortest distance distance traveled traveled by by object during its motion is called displacement. सर मैं बता दूँ. सही बता रही हो। तो मैग्नीट्यूड किस में होता है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस सर में? मैग्नीट्यूड ये पाथ लेंथ में होता है और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट। वो तो बात समझ में आ गई कि अगर डिस्प्लेसमेंट वो है जिस पे कभी एक्चुअल चला नहीं जाता है, अच्छा. और पाथ लेंथ पे एक्चुअल चला जाता है। तुम जब जाती हो तो सड़कों से होके जाती हो, लेकिन सीधी तो कोई सड़क नहीं कि लोगों के मकान को तोड़ते फोड़ते स्कूल जाओगी। समझ में आई? सो पाथ लेंथ इज दैट पाथ along on which it is actually traveled. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसपे ट्रैवल नहीं किया जाता है. It is the shortest distance Between initial and final point. if it is a straight line motion, then हो सकता है वो इस पे एक्चुअली चल रहा हो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्वी लीनियर है, तो वो इस पे थोड़ी ना चलेगा, इस पे चलेगा भी नहीं। सो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट वाला सोचो। ओके, सर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक जगह रेक्टिलिनियर होगा, मेरा एक सीधा सिंपल. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर वो इस पे चल दे तब रेक्टिलिनियर कहा जाएगा। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेक्टिलिनियर, वो चल ही नहीं रहा है, चल कर्वी लीनियर रहा है। सर हाईवे तो हमारा सीधा होता है. जैसे हाईवे पे चलेगा तो वो उसका रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही पाथ लेंथ भी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई सीधा चले तो सीधे में तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही पाथ लेंथ भी होगा, है कि नहीं? तो लिखो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पाथ लेंथ. इज कॉल्ड पाथ लेंथ. path length. The shortest distance Between initial and final point is called displacement. Initial and final point. initial and Final point is called displacement. final point is called
डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखिए कि एक फार्मर अपनी फील्ड में जो कि 10 मीटर की है वो ए से चलता है, स्क्वायर फील्ड है, और फिर वो ए पे वापस आ जाता है। यहाँ ए से चल के एक राउंड लगा देता है। तो इस केस में पाथ लेंथ क्या हुई? 10 मीटर। हाँ ठीक है, आप भी बोलो। सही है, बोलो। सर 40। सही है। तो पाथ लेंथ 40 हुई, क्योंकि टोटल 10 धागा रख के मापो और फिर खोल लो धागा, जितना चला उस पर धागा रखो। तो पाथ लेंथ कितनी बताई निखिल ने? 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताया? 0 10 मीटर। 10। ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से चला और यहीं आ गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, जैसा निखिल ने 0 बताया, तो डिस्प्लेसमेंट निखिल ने क्या बताया? तुम घर से निकले, सिनेमा का घड़ी पे आ गए, कितना डिस्प्लेस हुए? कहता हम तो वहीं खड़े हैं, मम्मी पापा पूछे कहीं कहाँ सर देखो घर में है, कुछ डिस्प्लेस हुए? तो जहाँ से चले वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 मीटर हुआ कि नहीं? Yes, sir. एक यहाँ से यहाँ गया जिसका 10 मीटर रेडियस है, P से Q, लेकिन वो इस कर्वीलिनियर पाथ पे गया, P से Q। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट निखिल क्या है? Sir, 10 meter from P to Q. ये सही बताएं, निखिल भी बताएं। तो 10 मीटर ही होगा। ये सही बताएं। देखो निखिल ने 20 क्यों बताया? बोला कि 10 रेडियस है। बहुत बड़ी बात करें, आप ध्यान से सुनो, उधर हर चीज सीख जाओगे। उन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, बोलो 20 मीटर बताया। अब 20 मीटर ही नहीं बताया, आपने आगे इनका सुना, उन्होंने बोला फ्रॉम P to Q, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने डायरेक्शन की रिस्पेक्ट की, ठीक है। फ्रॉम और पाथ लेंथ बताओ निखिल। ये सही है। इन्होंने बता दिया कि पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उन्होंने कहा पाई आर हुआ। है बड़ी बात की नहीं? बोले कि आप सर पूरा सर्कल लेते हैं तो 2 पाई आर, तुम आप तो आधा चले हो। तो उन्होंने कहा आर की वैल्यू 10 रख दी। तो बोलो पाथ लेंथ कितनी हुई? 20। यहाँ से देख के बताओ ना। पाथ लेंथ पाई आर को 10 रखोगी तो 10 पाई हुई कि नहीं? हाँ, पाई 22/7 होता है, 3.14 होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 3.14 रखो, उसके हिसाब से 31.4 हुई। पाई तो समझती हो ना, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हुआ? समझ में आ गई बात? तो इसलिए यहाँ पाथ लेंथ क्या हुई? इट इज 10 पाई। बहुत आसान है कि एक्चुअली उसका मेजरमेंट तो जानती हो ना, कि इंसुलेशन चैप्टर तो जानती हो ना पाई आर, कि सर्कल का पेरीमीटर नहीं जानती, तो आधा है। और उससे देखो कैसे आसानी से बता रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट वो 20 मीटर कैसे हुआ? किसमें? इसका ये 10 है रेडियस, डबल कर दो। अच्छा Then इसको diameter की। समझ में आई बात? यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब पाथ लेंथ समझ में आई? Yes, sir. बोलो सर 2 मिनट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0। अगर 4 चक्कर लगाता है तो पाथ लेंथ क्या है? 4 चक्कर है। 160 मीटर। ठीक है। हाफ चक्कर लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 मीटर। गए, आप भी बताओ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ डिस्प्लेसमेंट वो डायगोनल तो कितना हुआ? यही तेज है, ये बताएं। आप भी बता सकते सर 20। हैं। ये करेक्ट बता रहे हैं। देख लो, गरिमा ने बता भी दिया उतनी देर में तुम कर रही थी। उन्होंने कहा हाफ चक्कर बी तक पहुंचा, ए सी बी, तो गरिमा ने बताया हाफ चक्कर लगाया तो ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20।
इन्होंने बताया कि सर आप ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर कर दो। बहुत बड़ी बात कही। तो 10 का स्क्वायर करवाया और 10 का स्क्वायर करवाया, दोनों 100 प्लस 100 आया। और फिर इन्होंने इसका क्या किया होगा, क्या रूट ले लिया होगा 200 का, और 200 का रूट लोगे तो रूट में क्या 2 इंटू 10 इंटू 10 आएगा, और जो जोड़े में है वो बाहर निकल जाएगा। बोलो, हो सकता है इन्होंने अगले इंटरेस्ट का पहला सवाल पढ़ लिया हो, हमें क्या मालूम, हम लोग जो तेज बच्चे हो पढ़ते लिखते रहते हैं। तो इन्होंने बताया, और वो पहले उन्होंने बता दिया था डायगोनल है, लेकिन जब तक वो कैलकुलेट कर पाती इन्होंने आंसर ही बता दिया। समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? डिस्प्लेसमेंट तो फिर पाथ लेंथ कितनी हुई हाफ राउंड की? 20 क्योंकि 20 हुई और डिस्प्लेसमेंट ये होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर मान लो एकलव्य वो ए से डी तक आता है तो पाथ लेंथ कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितना? सर ए से डी तक सर समझ नहीं आ रहा। सर 30 मीटर सर पास और डिस्प्लेसमेंट सर 0 मीटर सर 0 मीटर करेक्ट। कितना? 10√3। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा ए से डी तक आता है 10 है, कितना आसान बता दिया। बोलो ए से डी तक शॉर्टेज डिस्टेंस 10 है, कैसे निकल बता लेते हैं आसान से। हर चीज में इनाम पाओ। ये वाला कैसा है मुझे नहीं समझ में आया। ए से डी तक आया तो पाथ लेंथ बताओ, डायरेक्ट वहां से डिस्प्लेसमेंट बताओ, सर 10 है। कैसे नहीं इतनी आसान। सर ये नहीं समझ आया। AB का एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है वन मीटर। हाँ बोलो AB का स्क्वायर बोलो बोलो। ये जो डायमीटर वाला कैसे निकाला था? ये पाइथागोरस थ्योरम। डायामीटर में पूरे सर्कल का कितना होता है? पूरे सर्कल का बोलो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? तो आधे सर्कल का कितना हुआ? आया लिखा। ये फार्मूला मालूम है? ये फार्मूला मालूम है? आधे का मालूम है? आर की वैल्यू के अंदर किया गया डिस्प्लेसमेंट 22/7। तो 22/7 इसमें रख देना है, 3.14 रख देना तो आ जाएगा। तो पहला हमारा क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये क्या है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट हैज मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। सर ये 7 था। बोलिए बोलिए। सर ये 7 में था, मैं कोरोना में था। ठीक है, सेम था। आपने ही ध्यान से पढ़ा है, ये लोग तो कोरोना चक्कर में रहते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या हुआ? इट हैज इसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू प्लस डायरेक्शनल दोनों हाँ, है। सो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिस चीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे फोर्स किसी चीज पे लगा, आपने किसी बॉडी पे लगा दिया तो क्या इसमें डायरेक्शन भी है? Yes, sir. 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जिस चीज में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन ना हो क्वांटिटी, जैसे कोई कहे कि मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप तुरंत पूछोगे किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? बताओ, ऐसा तो नहीं उल्टा न लगा रहे हो। हम बस वहाँ धक्का देने बोल रहे तो वहाँ आगे धक्का देने लगते हैं। स्केलर भी होती है ना। बोलो। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर क्वांटिटी। उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि किसी चीज की लेंथ, क्या उसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं? टाइम में कोई डायरेक्शन है? आप कोई कहते 11 बजे, तो आप ये पूछोगे किस डायरेक्शन में 11 बजे, इधर बज रहे हैं 11, इधर बज रहे हैं, कोई डायरेक्शन है टाइम का? नहीं है ना। तो इस तरीके से सर 11 तो एक ही डायरेक्शन में बसते हैं। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में बसता है कि साउथ में? घड़ी अगर उल्टी लगा दी। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 2 किलो 4 किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा, तो उसका कुछ वो होता है क्या? डायरेक्शन में 2 मीटर कपड़ा है, नॉर्थ पकड़ लोगे तो बड़ा हो जाएगा, साउथ में वैसा हो जाएगा। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर। ठीक है।
अच्छा देखिए, चलो वेक्टर का एग्जांपल बताएं। वेक्टर के लिए और अब इन दोनों का भी एग्जांपल देखते हैं ना। फिर इसका टेस्ट करेंगे। सर 2 मिनट लिखा नहीं हमने। देख लो, ये नहीं लिखा नीचे। क्वेश्चन का definition। ये लिख लिया, इधर का कुछ नहीं लिखा। सर अभी नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा। अभी तो मैं डायग्राम बनाने लगी हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर, देखो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। देखो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव, क्या होगा उनमें, Only magnitude। मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। These have no direction. These have no direction. अच्छा, इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी चीज का मास, अगर 2 kg मास है तो 2 kg है। 2 किलो आलू लेके आप वो पूछेगा किस डायरेक्शन में 2 किलो दे दें, 2 किलो दे देगा। अच्छा, इसी का वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो जो वॉल्यूम आपकी टंकी का है, पानी की टंकी ऊपर मीटर क्यूब में है, वो तो डायरेक्शन नहीं है ना उसका कोई, तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी समझते हो कि मास कंटेन पर यूनिट, कोई चीज़ ज़्यादा भारी होती, कोई हल्की होती है, तो उसमें कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम में है। 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा क्यूब होता है, ये 1 मीटर, इसी का क्यूब उठा, तो उसमें जितना मास आएगा वो उसकी डेंसिटी। तो मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। अच्छा, लेंथ भी हो सकती है क्या इसमें, और पाथ लेंथ भी हो सकती है क्या। पाथ लेंथ में भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। पाथ लेंथ ऊपर लिखा है कि नहीं। स्पीड, क्या तो मेरी स्कूटी 40 की स्पीड से जा रही थी, तो अब वो मार्केट में जा रही हो कहीं तो उसमें 40 पे था स्पीडोमीटर, होता नहीं काटा स्पीडोमीटर। सर ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वाला उसकी तो टेबल, डायरेक्शन बता सकते हैं ना क्या? कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है। एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी। जैसे मैं इसमें पाथ लेंथ में टाइम से डिवाइड कर दूं, तो पर सेकंड में जो चला वो स्पीड है, और उसमें डिवाइड करो डिस्प्लेसमेंट में, सर वो जो तो वेलोसिटी आ क्या जाएगी। है? 1 सेकंड में जो चला जाए उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज पाथ लेंथ ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो क्या वो हर सेकंड में 7.5 मीटर चला, वो स्पीड है। और डिस्प्लेस कितना हुआ हर सेकंड में, क्योंकि 2 ही सेकंड लिया उसने यहाँ तक पहुँचने में, तो 5 उसकी वेलोसिटी हो गई। सर ये टेबल कंप्लीट हो गया या इसको नीचे और ये और है। अब देखो और है? स्केलर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटीज पाथ लेंथ में वो होती है ना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 15 kg आलू लेके आओगी तो क्या -15 kg लेके आ जाएगा, नहीं ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी माइनस में हो सकती है। हो सकती है, अगर वो Q से P चले, लेफ्ट चलता है तो माइनस में, राइट चले तो प्लस में। आप इधर ही उधर कर रही हो जब से मैं देख रहा हूँ। आप कभी उसे पानी देते, आप एक जगह रहो ना, देखो उसको। ये सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या जो लिखे हैं? स्केलर क्वांटिटी सर, है आप वो दो पाथ लेंथ में ही वो होती है ना, हाँ? मतलब पाथ लेंथ की स्केलर क्वांटिटीज होती बात है। लेंथ स्केलर क्वांटिटी, जैसे और भी स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ नंबर हो, पॉजिटिव माइनस। है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा कौन कौन सा है? सर जैसे कि सब फोर्सेस 4 मीटर नॉर्थ। क्या फोर्स हो सकता है? अच्छा एंड डायरेक्शन हो। एग्जाम्पल बताओ। सब फोर्स। क्या फोर्स हो सकता है? वेट हो सकता है? वेट किसी भी चीज पे डाउनवर्ड लगता है क्या? ये सब डायरेक्शन। वेट तो वेट हो सकता है। और बताइए कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? ये सर
और वेलोसिटी हो सकती है। कभी डिस्प्लेसमेंट में ही मैं टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी पाऊंगा, और इससे क्या पाऊंगा, स्पीड। दोनों बात सही है। तो मैंने इसमें ये लिखी। अब दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो सौम्या है, ये इनके पास दो एस्पेक्ट है। ये एकेडमिक सौम्या भी है और डांसिंग सौम्या भी है। ये डांस भी कर सकते हैं, जबकि गरिमा सिर्फ एकेडमिक सौम्या है। तो समझ लें, ये डांस मान लो डांस नहीं जाती है और वो डांसिंग जाती हैं। तो अब जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो मैं कहूंगा कि एकेडमिक सौम्या इज बेटर देन, या ये गरिमा, हम कहेंगे गरिमा इज बेटर देन, क्योंकि गरिमा के पास तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है। तो गरिमा इज बेटर देन एकेडमिक सौम्या, क्योंकि मैं गरिमा की इनके डांस से तुलना नहीं कर सकता, उनके पास तो डांस का एस्पेक्ट नहीं है। तो जब मैं इन दोनों की तुलना करूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि द पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन। ये 15 बड़ा है 10 से, बोलो ये बड़ा ही होगा। और कभी सीधा चल दे तो इक्वल भी हो सकता है, मान लो इसी पाथ पे चले। तो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन, सेंटेंस को पूरा करो। Path length is greater than displacement. सही बता दिया। क्यों इन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड भी थी और डायरेक्शन भी थी। तो इन्होंने ये बताया कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन एकेडमिक सौम्या। बहुत बड़ी बात कही, मतलब उसके उस पक्ष से तुलना की। इस पे दो पक्ष है ना, तो सेंटेंस पूरा करो। पाथ लेंथ, यहाँ बोलो। Path length is greater than magnitudinal displacement. हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। अगर मान लो उसी रास्ते पे चले, मैं सीधे ही चलूँ, तो जो मेरी पाथ लेंथ है क्या वही डिस्प्लेसमेंट नहीं है? Yes, sir. Path length is greater than or equal to magnitudinal. सर मतलब वही चीज कंपेयर की जाती है जो दोनों के पास। हाँ, तो पाथ लेंथ में लिखने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। तो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन, सेंटेंस पूरा करो सौम्या। Is greater than और magnitude. और भी बोलो। Path Greater length than is or equal to magnitude. displacement magnitude. इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। Magnitude of displacement. ठीक है, अब मतलब कुल चली गई दूरी या तो बराबर होती है या अधिक होती है विस्थापन के परिमाण से। तो आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखे हैं? Path is equal or smaller than the आप पता है, हमें इतना पता नहीं तो Sir, displacement is equal to or smaller चीज- than magnitude. हर चीज इन्हें मालूम रहती। इन्होंने क्यों कहा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? displacement. मतलब ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकती थी, smaller लेकिन than इन्होंने उसे फोकस किया कि डिस्प्लेसमेंट के दो पास हैं और मैं इसकी कंपैरिजन कर रही हूँ। तो क्या बताया इन्होंने? magnitude of displacement is smaller than or equal to, मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखे पूरा करो। because magnitude of displacement is smaller than or equal to path length. स्मॉलर देन है वही चीज, बस उसको इधर रखिएगा। ये छोटा है वो बड़ा है। Or equal to path. Displacement the first. ये बात समझ में आ गई? अगर कोई चीज चले और ये यहाँ आ जाए, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स एंड, ठीक है, देन इट्स पाथ लेंथ इज नेवर जीरो। तो क्या अगर सर्कल में मूव के यहाँ आ गई तो पाथ लेंथ जीरो हुई थी कि 40 हुई थी? 40. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? Zero. पता कि नहीं? तो मतलब चलने पे पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन चलने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाए तो। वो बात समझ में आई? यानी जहां से चला था तुम वहीं आ गए, सिनेमा देख के या आइसक्रीम खा पी के मुंह पोंछ के घर आ गए। सर अगर हमने तो बोलो, तो पापा पूछेंगे बेटा आइसक्रीम खाई थी? तो कहाँ दे? सर जैसे अगर हमने क्या लिखोगे कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन पाथ लेंथ इज, cannot be zero. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स लिखो, देन, अच्छा पाथ लेंथ, एकलव्य जरा इसका काउंटर पार्ट पॉइंट बताओ।
object moves then the and final point coincides with initial point, then वहीं that displacement is उसी जगह लाई कर लेना, Yes, sir. and final point coincides with initial point. Then the displacement is 0. हाँ, then जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज 0। इतनी बात हो गई। तो हमारे ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है? इन चारों पॉइंट के बारे में हम आपसे पूछेंगे आज, Sir, और उसके बाद छुट्टी दे देंगे। sir, हाँ, सर संडे टेस्ट में तो अभी तक किसी के भी फुल नहीं आए।